गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक करेंगे कवर वो है ग्रेविटेशन, और इसके सारे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में प्रॉब्लम्स देखेंगे कैसे ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट मासेस के बीच में क्या बताता है? फोर्स बताता है कि दो पॉइंट मासेस अगर कुछ दूरी पर हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक तो मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो फोर्स क्या आ जाता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो फोर्स इस तरह का आ जाता है और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको g से डिनोट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ओके, और g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट्स हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कई बार इसको हम जरूरत पड़ने पे जी को कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये 6.67 है अपने पास, तो ये आ जाएगा 20/3। ओके, 20/3 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इससे कई बार कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाती है, टाइम हम सेव कर सकते हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बात देखो किसके बीच में लगता है? मासेस के बीच में लगता है, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। ध्यान रखना, किसी भी बॉडी के लिए नहीं लगा सकते। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। हाँ, अगर कोई यूनिफॉर्म स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है उसको हम बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पॉइंट मास जैसा मान सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं कि कभी भी हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जी का क्या होगा? तो जी क्या हो गया इफेक्टिवली? तो ये जी है, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं? तो जी को हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, m/L/t-2, आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर हो गया, m1 m2 मास का स्क्वायर हो गया। तो ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, कॉमन एक क्वेश्चन होता है डायमेंशंस में। तो ये हमें निकालना आना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें फाइंड करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले से हम जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्या दे रखा है? द सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। If the gravitational force between them is 1 Newton, then find the mass of each sphere. तो देखो अब इसमें सीधे क्या है? फोर्स क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब आइडेंटिकल स्फीयर से, आइडेंटिकल स्फीयर यानी उनका मास बराबर है, तो G m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमें मास बताना है, तो m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? एफ आर स्क्वायर बाय जी लिख सकते हैं। तो f हमें दे रखा है कितना है? 1। आर स्क्वायर, आर कितना है? 1। ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो ये 10 की पावर -11 को ऊपर ले जाओगे, आ जाएगा 10 की पावर 11। उसको मैं 10 इंटू 10 की पावर 10 लिख देता हूं अपॉन 6.67। ठीक है, तो 6.67 को 20/3 लिख दें अगर, तो 20/3, तो ये 3/2 आ जाएगा। क्यों 20/3? मतलब किसी को कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20/3 लिख दिया मैंने इसको, इंटू 10 की पावर 10। तो 10 से ये कटा, तो 3/2 इंटू 10 की पावर 10। तो 3/2 इंटू 10 की पावर 10। अब 3/2 क्या होता है? 1.5 इंटू 10 की पावर 10। अब जैसे हम देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जिसको 150 मान ले तो ये मतलब 1.2 समथिंग आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमको निकालना सफिशिएंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.22 इंटू 10 की पावर 10 जैसा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट पावर 10 नहीं आएगी, पावर 5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रफली आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। यूनिट क्या रहेगी? केजी। फिर एक क्वेश्चन ये है, 4 point masses each of mass m are placed on the corner of a square of side A. Calculate the magnitude of gravitational force experienced by each particle. ठीक है, तो इसमें हर पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगा। अब इसमें को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, हमें वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। चलो आपको मैं 1 मिनट देता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो तो क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। 4 point masses each of mass m are placed on the corner of a square of side A. Calculate magnitude of gravitational force experienced by each particle. तो देखो अब क्या होगा, मासेस अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, तो ये जो मास है, ठीक है, ये वाला मास इस मास को कहां करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। उस फोर्स को हमने F बोल दिया। ये वाला जो पार्टिकल है ये भी इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी हमने F बोल दिया। और ये वाला जो पार्टिकल है ये डायगोनल के अलोंग फोर्स लगाएगा, ये इसको मैंने कुछ F1 मतलब इसको कुछ अलग फोर्स मान लिया। बाकी इसको या मैं दोबारा से यहां बना के बता दूं आपको, कुछ क्लैरिटी है। यहां पे एक फोर्स लगाया F, यहां पे एक फोर्स लगेगा F, ये दोनों बराबर होंगे। और ये एक कोई फोर्स जो है डायगोनल के अलोंग लगेगा इस तरह से यहां पे, इसको मैंने बोल दिया F डैश। तो F मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा? GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर के। अच्छा, लेकिन F डैश भी कई बार हम बराबर लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर की साइड A है तो डायगोनल √2A होगी। तो F डैश किसके बराबर आ जाएगा? GM स्क्वायर अपॉन √2A का स्क्वायर, यानी कि GM स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, यानी कि F/2 बोल सकते हैं इसको। अब ये जो दो F हैं, इन F का रिजल्टेंट भी इधर ही आ जाएगा और F डैश इसी डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है F रिजल्टेंट, तो दोनों F का रिजल्टेंट, F 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √2F। और F डैश सीधा सीधा उसमें ऐड हो जाएगा, तो F डैश किसके बराबर था? F/2, तो √F प्लस F/2, यानी कि F कॉमन ले ले तो F कितना है? GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एलसीएम लेके फिर इसको 2√2 प्लस 1 जैसा यहां पे गिवन है ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और कभी भी नेट फोर्स निकालना है तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तो फील्ड कहीं पर भी हम बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करें, मैग्नेटिज्म में करें, ग्रेविटेशन में करें, फील्ड क्या होता है? किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के आसपास वो पूरा रीजन जिसमें वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। तो ये तो हो गई फील्ड। तो जनरली फील्ड तो इंफिनिटी तक होती है, लेकिन हम बात करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है या इंटेंसिटी कितनी है। तो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या होती है? कितना ज्यादा वो फोर्स लगा सकती है, जितना ज्यादा फोर्स लगा पाएगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बोली जाएगी। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो मैथमेटिकली फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट मास किसी पॉइंट पे रखा हुआ है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी? फोर्स अपॉन मास। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर केजी। फोर्स की न्यूटन, एम मास की केजी। ठीक है, तो दिस इज एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो m0L(t-2) आ जाएगा। देखो ये एसिलरेशन जैसा आ जाएगा। वैसे भी फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एसिलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायमेंशनली इट्स लाइक एसिलरेशन ओनली। ओके, अब इसकी वैल्यू अलग अलग सिस्टम्स के कारण कितनी होती है, तो उसमें हम पहले पॉइंट मास की बात करेंगे। एक पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है। तो अगर एक पॉइंट मास है m, उससे r दूरी पर एक पॉइंट है p, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? तो हमने क्या बोला? कोई भी टेस्ट मास हमने रखा या यूनिट मास रखा। वैसे तो ये होता है यूनिट मास पे फोर्स, तो अगर यूनिट मास रखेंगे तो डायरेक्ट फोर्स ही फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई मास रखेंगे तो उस मास से हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो जैसे हमने मान लो p पर एक m0 मास रख दिया, टेस्ट मास, तो m0 पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया? GM m0 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा कहां की तरफ लगेगा? इस मास की तरफ लगेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्स लग जाएगा इस पे।
अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, टेस्ट मास जो हमने रखा था एम नॉट, उससे डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स बाय एम नॉट, यही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, तो जी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा, और डायरेक्शन कहां होती है, टूवर्ड्स दी पार्टिकल या टूवर्ड्स दी मास होती है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, आर कैप इज unit vector in the direction of position vector of point P with respect to mass। ठीक है, तो मास के रिस्पेक्ट में, जैसे ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट P का, तो यूनिट वेक्टर मतलब उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन ये है। अच्छा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फील्ड आएगी वो आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी कहां की तरफ आएगी, टूवर्ड्स दी मास आएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो ध्यान रखना है कि जैसे जो चार्ज वगैरह होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड उससे अवे आती है, नेगेटिव चार्ज की उसकी तरफ आती है। लेकिन जो ग्रेविटेशन में देखें मास, तो मास हमेशा कैसा फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव, और मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो हमेशा टुवर्ड्स दी पार्टिकल या टुवर्ड्स दी मास आएगी। चलो जैसे एक क्वेश्चन करके देखें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एम बी एंड रेडियस आर ए आर बी रिस्पेक्टिवली इफ दे हैव इक्वल मास, दे हैव इक्वल डेंसिटी। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना है दोनों चीजों का। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस ऑफ प्लैनेट पे पूछिए। अच्छा, प्लैनेट के सरफेस का क्या मतलब होता है, यहां पर जैसे ये प्लैनेट है तो एक यूनिफॉर्म स्फीयर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो, उसको हम बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैसा मान सकते हैं, एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। मान लो एक प्लैनेट है, इसका मास है m और इसका रेडियस है r। अब इसके सरफेस पे अगर बात करें, हमको क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो हम इस पूरे स्फीयर को एक पॉइंट मास के जैसा मान सकते हैं जो कि सेंटर पे है। तो इसके सेंटर से सरफेस की दूरी कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या आ जाएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अगर कोई भी प्लैनेट है उसका मास है m और उसका रेडियस है r, तो उसके सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मास की टर्म में तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे जो फील्ड होती है। अब डेंसिटी की टर्म में अगर बात करें तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर देता हूं, तो डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आर। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इज 4/3 पाई जी रो आर। अच्छा, अब जब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमको क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है या रेशो पूछा होता है बेसिकली, तो वहां पे पूरा फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इसमें हम सॉल्यूशन जो है उसको देखते हैं। तो देखो, तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जी एम ए बाय आर स्क्वायर, जो हमने यहां पे बताया, और ये डेंसिटी की टर्म में आ गई। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि मासेस इक्वल हैं, अब मासेस इक्वल हैं, जी भी सेम है, मास भी सेम है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। इस केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसलिए जो EA/EB आएगा वो क्या आ जाएगा, RB स्क्वायर बाय RA स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर सेकंड केस में डेंसिटी क्या है, इक्वल। अब डेंसिटी इक्वल है तो हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले को देखें, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और डेंसिटी भी सेम हो गई। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये प्रोपोर्शनल टू आर आएगी, तो प्रोपोर्शनल टू आर आएगी तो उसके हिसाब से EA/EB क्या आ जाएगा, RA/RB के बराबर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये हम किसी प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखना है कि किसी प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, gm/r²। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by an external agent in bringing a body of unit mass from infinity to that point slowly। तो क्या कहना क्या चाहते हैं ये, कि अगर कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये कोई भी एक बॉडी है यहां पर, इसके कारण हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना चाहते हैं। तो पोटेंशियल का क्या मतलब है कि हम इंफिनिटी से एक यूनिट मास मतलब 1 kg का मास हो गया। जैसे प्रैक्टिकली यूनिट मास बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन मतलब थ्योरेटिकली 1 kg का मास हो गया, उसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आए, पी पॉइंट तक, उसको लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो किस पाथ से लेकर आए उस पाथ पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि वर्क क्या होगा। तो इसलिए किसी भी पाथ से हम उसको लेकर आ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि स्लोली लेके आना है। स्लोली मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब एक पॉइंट मास के कारण हम बात करें क्या होता है पोटेंशियल। तो अगर एक पॉइंट मास है m और उससे कोई पॉइंट है p दूरी पर, तो अगर इंफिनिटी से हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा, ये हो गई फोर्स हो जाएगा मतलब यूनिट मास पे, फील्ड, ठीक है। तो मतलब फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r², पॉइंट मास से r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r², स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क ये हो गया। अच्छा, फोर्स कैसे हो गया ये, क्योंकि हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली फोर्स क्या होता है, m × e हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिट मास के लिए मास 1 हो गया, और ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, gm/r²। वर्क इज इक्वल टू F.dr होता है, स्मॉल वर्क, तो उसको ऐसे लिख दिया। इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो पोटेंशियल क्या आ जाता है, -gm/r। तो ये पोटेंशियल भी हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखना है यहाँ माइनस साइन आता है, और स्केलर क्वांटिटी में माइनस साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल हमेशा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा ही कैसा होगा, नेगेटिव। बस जीरो हो सकता है कहां पर, इंफिनिटी पर, कभी पॉजिटिव नहीं होता है पोटेंशियल, ठीक है। और देखो पोटेंशियल जो है बेसिकली ये एक रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम रेफरेंस किसको मान लेते हैं, इंफिनिटी को, कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, वो हमने रेफरेंस मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, जूल पर केजी, दिस इज द एसआई यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी, वर्क अपॉन मास, तो mL2T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए पॉइंट मास के कारण। और स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, जैसे दे दिया, मान लो 2 पार्टिकल हैं mm, ठीक है, एक पॉइंट है p इनके बीच में, अब ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस भी है r। अब कोई पूछ ले p पॉइंट पर एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट p एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो फील्ड तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो दोनों मासेस हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कोई भी यहाँ पे पॉइंट मास रखा, यूनिट मास रखा, तो ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एडिशन भी वेक्टर होगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएंगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के कारण जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो फील्ड तो क्या हो जाएगी, 0। अब पोटेंशियल, तो एक मास के कारण कितना पोटेंशियल होगा, -gm/r, और दूसरे के कारण भी उतना ही होगा, तो पोटेंशियल -2gm/r आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा यूज होते हैं ये पोटेंशियल फील्ड वगैरह, तो उसके ही कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर रिलेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है वहां पर चार्ज पॉजिटिव होता है,
तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव वगैरह आ जाता है। मास और चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यहाँ पे मासेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हम मास को, जो हमारा सोर्स मास है जिसके कारण हमें फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल निकालना है, उसको एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और सिमिलर रिजल्ट्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं उनको यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, तो देखो एक ये रिलेशन है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है या E इज इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर होता है। ये वैसा ही है जैसा हमने उसमें पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन देखा था। अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। ठीक है, तो वैसे ही फोर्स क्या होता है यहाँ पे, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इनटू पोटेंशियल। तो मास हट गया तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या देखी थी, माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। तो सेम चीज यहां पे आएगी। अगर हम इसको देखें, पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन, ये हमको पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम ज्यादा डिटेल में अब क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है, तो वहां आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बस मेन जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं जो ज्यादातर हमारे काम आते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है अगर रेडियस a का, तो उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है r, तो r नहीं, इन्होंने a बोला हुआ है तो हम a ही मान लेते हैं। ठीक है, a रेडियस है, तो अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है p, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये भी याद रखना है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, तो कई बार हम ये फॉर्मूला याद नहीं रखते या भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो पोटेंशियल क्या होता है अंदर वाले पॉइंट पे, माइनस जी एम बाय टू ए क्यू इंटू 3a² माइनस r²। ए जो है रेडियस है यहां पर उस स्फीयर का, और r जो है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें पोटेंशियल लिखना है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस r वाले पॉइंट पे, वो क्या होती है, माइनस जी एम आर बाय ए क्यू, मतलब r के प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल भी याद रखना है, फील्ड भी याद रखनी है। और सेंटर पे जो पोटेंशियल है, तो सेंटर पे r को क्या रख देंगे, 0, तो r को 0 रख देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस 3gm बाय 2a, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, r को 0 रखेंगे तो। और बाहर अगर इसके कोई पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट है यहां पर जिसकी डिस्टेंस भी सेंटर से r है, r यहां पे सेंटर से डिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना है, सरफेस से नहीं है। तो अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाय। बाहर वाले पॉइंट के लिए बिहेवियर पॉइंट मास जैसा होता है, ये ध्यान रखना है। अंदर वाले पॉइंट के लिए हम उसको पॉइंट मास नहीं मान सकते सेंटर पे, तो चाहे यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसको बाहर वाले पॉइंट्स के लिए एक पॉइंट मास के जैसा मान सकते हैं, उसके सेंटर पे रखा हुआ। तो बाहर वाले पॉइंट पे देखोगे तो पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर आ जाएगा, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो माइनस जी एम बाय r², वैसी ही जैसे एक पॉइंट मास के कारण होती है। ऐसी अगर थिन यूनिफॉर्म शेल है, तो शेल का मतलब एक हॉलो स्फीयर है, तो ऐसे अंदर से खोखला है, ये सिर्फ इसके सरफेस पे मास है। अब इसमें भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो इसके अंदर डिस्टेंस, हमेशा हम सेंटर से बात करते हैं कि r डिस्टेंस उसके सेंटर से, और एक इसके बाहर, इसकी भी डिस्टेंस r क्या था, वेरिएबल को हमने बोला हुआ है। कैपिटल R इज रेडियस विच इज कांस्टेंट, स्मॉल r इज वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट अगर वो अंदर है शेल के, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाय, मतलब कांस्टेंट। तो एक यूनिफॉर्म शेल के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, माइनस जी एम बाय, और फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या होती है, 0।
और बाहर तो पॉइंट मास जैसा ही बिहेवियर होगा। तो बाहर क्या होता है, पोटेंशियल माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, आर के साथ साथ चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना, कई बार हम बोलते हैं आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, ऐसा नहीं। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है यानी कि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने लगते हैं, नहीं, नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। तो अगर आर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ मतलब ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में जो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे डिफाइन की जाती है, तो इट इज डिफाइंड एज माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये m1 है, माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस तरह से, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस जी m1 m2 बाय आर। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि दोनों जो पॉइंट मासेस हैं उनको इन्फिनिटी से लाग कर अगर उस स्टेट में रखना है विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, जनरली पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे तो होती है मास इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब या मैं इसको ऐसे बना लें कि मान लो एक ये कोई भी सिस्टम है, यहां पर एक पॉइंट है P, ये सिस्टम का कोई भी मास हो सकता है, इस सिस्टम के कारण यहां पे कुछ पोटेंशियल, और मैं एक पॉइंट मास यहां पे M लेके आया, तो पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पे क्या होगी, मास इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो अब जैसे दोनों मास है m1 m2, तो अगर मैं एक मास को इंफिनिटी से लेके आया, दोनों मास इंफिनिटी पर है पहले, एक मास को अगर इंफिनिटी से लाऊंगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरे मास को इंफिनिटी से लेकर आऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो क्या होगी, m2, और इस m1 के कारण वहां पे पोटेंशियल, तो m1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी m1 बाय आर। तो आंसर आ जाएगा माइनस जी m1 m2 बाय आर। तो ये याद रखना है, दो पॉइंट मासेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। फिर किसी प्लैनेट के कारण या अर्थ के कारण अगर देखें तो हमने देखा था कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए किसी भी प्लैनेट को एक पॉइंट मास के जैसा मान सकते हैं सेंटर पे। तो एक प्लैनेट या अर्थ के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी पॉइंट मास की, अगर सेंटर से डिस्टेंस r है, तो वो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r इस तरह से लिखी जा सकती है। अच्छा, और ध्यान रखना, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, वैसे देखेंगे कंटेंट वाइज तो छोटा चैप्टर है, इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन हर साल इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही जेई में, और नीट में 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक अच्छा चैप्टर है जिसमें कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट गेन किया जा सकता है। मतलब अगर हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे तो वो कम समय लेगा पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चंस देखें तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या वैसे टॉपिक जैसे रोटेशन हो गया, वो काफी लंबा टॉपिक होता है, लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। ग्रेविटेशन उसके कंपैरिजन में काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करना है, जहां पे कम मेहनत में ज्यादा हमें आउटपुट मिल सकता है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो इट इज द एसिलरेशन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी नियर द अर्थ सरफेस एक्वायर्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, मतलब अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट्स को, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो ऑब्जेक्ट्स एक एसिलरेशन फील करते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, उसी को क्या बोला जाता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। जनरली ये एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम वर्ड यूज करते हैं तो तब होता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नजदीक होता है। मान लो ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नजदीक है, मतलब उसकी हाइट जो है रेडियस से बहुत ही कम है, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम मैकेनिक्स में आज तक यूज करते आ रहे थे या करते हैं कि हम अर्थ सरफेस के नजदीक एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो हमें पता है 9.81 होता है, उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हम और भी देखेंगे
कि सरफेस पे तो ठीक है फिक्स हो गया, सरफेस के बिल्कुल नजदीक फिक्स हो गया, लेकिन हम सरफेस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस के अंदर चले गए तो क्या होगा, तो वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। The gravitational field intensity on the surface of Earth is therefore numerically equal to the acceleration due to gravity. तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज एक्सीलरेशन, तो वही क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमने देखा था फोर्स अपॉन मास, और यही एक्सीलरेशन हो जाएगा जो अर्थ फोर्स लगाएगी डिवाइडेड बाय मास। तो क्या फोर्स लगेगा अर्थ के सरफेस के नजदीक, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के नजदीक है तो सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसको हम अर्थ के रेडियस के बराबर ही मान सकते हैं, अपॉन एम, एम से एम कट गया तो ये आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अर्थ के लिए बात करेंगे तो मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, किसी और प्लेनेट के लिए बात करेंगे तो मास ऑफ प्लेनेट रेडियस ऑफ प्लेनेट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, किसी भी प्लेनेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 9.81 होती है, और प्लेनेट के लिए हम 9.81 नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करेगा उनके मास और रेडियस पे। अच्छा, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कि ये दे दिया मास, कई बार दे दिया दो प्लेनेट है उनकी डेंसिटी सेम है, बताओ जी की वैल्यू क्या होगी, तो फिर उसमें मास को हम क्या लिख देंगे, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज 4/3 पाई जी रो आर। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जी की ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको याद भी रख सकते हैं, बाकी निकालना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हर चीज याद रहे या करें याद तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है रिलेशंस में, तो कोशिश करें कि कुछ चीजें जो सिंपली आसानी से निकल सकती है उनको हम निकालना सीख जाएं, बजाय सब चीजें याद करने की। अब वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अभी हमने देखा कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल नजदीक उसकी वैल्यू फिक्स होती है जी एम बाय आर स्क्वायर के बराबर, लेकिन अगर हम बहुत दूर हाइट पे चले जाएंगे तो क्या होगा, डेप्थ में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो वेरी कैसे करेगी वो डिफरेंट कंडीशंस में, अब हमें वो डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट का क्या इफेक्ट होगा। तो अगर अर्थ सरफेस से कुछ h हाइट पर पार्टिकल है तो g की वैल्यू क्या होगी, तो g एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में g इज सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या देखा था कि किसी भी जो प्लेनेट है या कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसको बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह। तो अगर प्लेनेट से h डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है r, वो कैपिटल R प्लस h हो जाएगी, रेडियस प्लस हाइट, तो E किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज जी एम बाय आर स्क्वायर, और R को कैपिटल R प्लस h लिख देंगे। तो इस तरह से हाइट h पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करते हैं, हम R को बाहर निकाल दिया, कैपिटल R को, तो कैपिटल R आर स्क्वायर बन के बाहर आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल जी, और यहां पे आएगा 1 प्लस एच बाय आर। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं किसी को कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने लिख दिया जी एम ई बाय आर ई को बाहर निकाला तो ये आर ई स्क्वायर बन के बाहर आया, यहां पे बचेगा 1 प्लस एच बाय आर ई की पावर 2। अब इस 1 प्लस एच बाय आर ई की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगी पावर, और फिर इसमें क्या करेंगे, देखो जनरल फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एप्लीकेबल फॉर एनी हाइट। लेकिन अगर हाइट रेडियस से काफी कम है तो फिर हम इस टर्म को एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जिसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब लगता है जब h इज लेस देन r। अच्छा, लेस का मतलब r से लेस होना चाहिए, r की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो लेस का मतलब लगभग 4-5% को भी हम कम मान सकते हैं।
अब 6400 का 5% कितना होता है? 320 किलोमीटर। तो मतलब कम का मतलब ये नहीं कि अपन 2-4 मीटर की बात करें, 1-2 किलोमीटर तो अपन जी को कांस्टेंट ही मान सकते हैं। ये मतलब ये है कि अगर हम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हाइट की भी बात कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला तब लगेगा जैसे कोई बोलता है अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके आधी रेडियस के आधी हाइट पर क्या होगा, तो फिर ये सब फॉर्मूले जरूरत पड़ती है। अगर अर्थ के सरफेस के मतलब बिल्कुल नजदीक है तो जी कांस्टेंट ही मान लेते हैं, और हाइट ऐसी है कोई 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक, तो उसमें हम ये फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं, मतलब रफली 4-5% ऑफ दिस वैल्यू। 4-5% मतलब 300 किलोमीटर तक भी हम उसको लगा सकते हैं। अब डेप्थ में तो अगर हम सरफेस से डी डेप्थ पे बात करते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? ये जी डी क्या बता रहा है? जी एट डेप्थ डी, और जी क्या बता रहा है? जी एट सरफेस। तो डेप्थ डी पर जी की वैल्यू क्या होती है? जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाय आर। डी क्या है यहां पे? डेप्थ है सरफेस से। ठीक है। अच्छा, अर्थ जो है वो क्या करती है कि अर्थ का जो सरफेस है वो स्फेरिकल नहीं है, मतलब थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो जो इक्वेटर वाली साइड है उसकी वो थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा होती है कंपेयर टू पोल वाली साइड। ऐसा ही मान सकते हो कि अर्थ घूम रही है तो घूमते घूमते थोड़ी सी फैल गई क्योंकि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, मतलब इस तरह से उसको रफली एज्यूम किया जा सकता है। हो सकता है दिस मे बी वन ऑफ द रीजन कि वो इस तरफ इलिप्टिकल टाइप होती है, उसका इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है पोलर रेडियस से। अब जी का फॉर्मूला तो क्या होता है सरफेस पे? तो जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर क्या होगा? जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है तो इसलिए वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। ठीक है, तो इस तरह से ये हम थोड़ा सा एक रिजल्ट ये भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक टर्म आती है एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड क्या होती है? एस्केप स्पीड होती है कि किसी भी पॉइंट पे होती है, वैसे तो या जनरली हम प्लैनेट्स के लिए बात करते हैं कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे हम कितनी मिनिमम स्पीड दे दें किसी पार्टिकल को कि वो उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, एस्केप कर जाए। ठीक है, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू सेंड अ बॉडी आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। तो जैसे मान लो अर्थ के लिए हम बात करें, सिमिलर और किसी भी प्लैनेट के लिए भी लगा सकते हैं। तो अर्थ का मास है m, रेडियस है r, उसके सरफेस पे हमने एक मास को कुछ स्पीड दी, एस्केप स्पीड v मान ली, कि वो एस्केप कर जाए। एस्केप कर जाए मतलब कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पर पहुंच जाए। और मिनिमम स्पीड का क्या मतलब है? मिनिमम स्पीड का मतलब यह है कि इंफिनिटी पर उसका रेडियस जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो सरफेस पे हमने उसको कुछ स्पीड दी जिससे वो एस्केप कर जाए। एस्केप कर जाए मतलब इंफिनिटी पर पहुंच जाए, इंफिनिटी पर उसकी स्पीड क्या हो जाए? 0। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह हम कंसीडर नहीं करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? माइनस जी एम ई बाय आर इंटू एम नॉट हुई। सरफेस पे एक पार्टिकल एम नॉट मास का, अर्थ को एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो माइनस जी एम वन एम टू बाय आर होती है। या इसको ऐसे लिख दिया एम नॉट इंटू पोटेंशियल एट द सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं मास इंटू पोटेंशियल। तो एम नॉट हो गया मास, और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा अर्थ के कारण? माइनस जी एम ई बाय आर। अब इंफिनिटी पर पहुंचाना है मिनिमम स्पीड के केस में, वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो के फाइनल 0 हो गया। और यू फाइनल तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है √2gme/re। तो ये मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ, या इसको √2gr लिख सकते हैं। तो ये हमें याद भी रखना है कि एस्केप स्पीड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज √2gm/r, या m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ। कोई और प्लेनेट होगा तो उसका मास और उसका रेडियस आ जाएगा। और इसको √2gr भी लिख सकते हैं क्योंकि g किसके बराबर होता है? gm/r²। ठीक है। अच्छा, अब ये किस पे डिपेंड करती है? अच्छा, अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है? ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एस्केप स्पीड इज 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंक दिया जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो वो एस्केप कर जाएगी। अच्छा, अब ये किस पे डिपेंड करती है? तो देखो फॉर्मूले से, मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ प्लेनेट, रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम वेयर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि सरफेस पे पोजीशन, कि यहां से फेंको यहां से, यहां तो सेम ही रही पोजीशन। मतलब अगर हमने यहां से फेंका या किसी हाइट से फेंका तो अलग स्पीड आ जाएगी, कुछ डेप्थ से फेंका तो अलग स्पीड आ जाएगी, इस तरह से। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि सरफेस के ऊपर पोजीशन, ऐसा नहीं। मतलब सरफेस से कुछ हाइट से फेंकोगे तो वहां पर पोटेंशियल बदल जाएगा, डेप्थ से फेंकोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो उस पर डिपेंड करती है। और किस चीज पर डिपेंड नहीं करती? तो फॉर्मूले से देखोगे, मास ऑफ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसमें बॉडी का कहीं मास नहीं आ रहा, m0 जो बॉडी का मास था वो नहीं आ रहा है फॉर्मूले में, तो मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। मतलब जरूरी नहीं उसको वर्टिकल फेंके, उसको कुछ एंगल पर फेंकेंगे तो भी वो एस्केप कर जाएगी, अगर इतनी स्पीड से उसको फेंक रहे हैं तो। अब उसके बाद हम बात करते हैं केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। तो जैसे हम देखते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, और सिमिलरली सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करती हैं, तो इन सबके मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं केप्लर्स लॉ से। ठीक है, तो सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, देन द प्लैनेटरी मोशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स 3 लॉज। तो केप्लर के 3 लॉज हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हम प्लैनेट्स के मोशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो पहला है केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि हर एक प्लैनेट सन के अबाउट मूव करता है। किस तरह से मूव करता है? या तो सर्कुलर पाथ में या एलिप्टिकल पाथ में। वैसे तो एलिप्टिकल पाथ ही होता है, लेकिन सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल पाथ। और हमारे सामने जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सर्कुलर पाथ मानते हुए सॉल्व करने वाले आते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करता है ईदर इन सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर में मूव करेगा तो सन उस सर्कल का एक सेंटर हो जाएगा, या एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और एलिप्टिकल पाथ में अगर मूव करता है तो सन जो है उस एलिप्स के फोकस पे लाई करता है। तो एलिप्स के क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट सन के अबाउट इस तरह से रिवॉल्व करेगा कि सन की पोजीशन तो फिक्स है, सन ये है, तो उस एलिप्स का एक फोकस होगा वो सन। ठीक है, अब अलग अलग प्लैनेट होते हैं, किसी प्लैनेट के लिए ये ऐसे हो सकता है, किसी प्लैनेट के लिए ऐसा हो सकता है, इस तरह से। तो अलग अलग प्लैनेट्स की ऑर्बिट के हिसाब से सारे प्लैनेट्स लेकिन इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे कि सन उसके फोकस पे लाई करेगा एलिप्स के। ये पहला लॉ है केप्लर्स का। फिर दूसरा लॉ, केप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो केप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है कि जो टी स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तो ऐसा आ जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है ना, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए अगर बाय चांस इलिप्टिकल ऑर्बिट माननी पड़ती है हमको, या दे रखी है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये इलिप्टिकल पाथ है, ये बड़ी वाली एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटी वाली को माइनर एक्सिस। तो बड़ी एक्सिस का आधा ये सेमी मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, आगे हमने ये लिखा भी हुआ है कि फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट t square is proportional to a cube where a is semi major axis of elliptical path। और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए t square is proportional to r cube। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि भाई इस प्लैनेट को जो सर्कुलर मोशन में घुमाने वाला कौन है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स। तो g ये वैसे सैटेलाइट के हिसाब से किया हुआ है, मास ऑफ अर्थ लेके। ठीक है, नहीं सॉरी सन नहीं लेगा, तो g ms अपॉन m0 बाय r स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स। यही इसको सर्कल में घुमाएगा, तो सर्कल में घुमाने के लिए mv स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर दिया, तो इससे v आ गया √gm बाय आर। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यहां से निकालेंगे 2 पाई आर बाय वी, तो 2 पाई आर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये इनवर्स आएगा इसका, तो r बाय √gm। इस r को रूट में ले जाएंगे,
या स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। तो यहां से आ गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये एक दूसरा लॉ है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, इसमें आई थिंक एक लॉ मिसिंग है। चलो, तो यही बता देते हैं। तो एक और लॉ होता है थर्ड लॉ, या एक्चुअली इसको थर्ड लॉ बोल देते हैं हम, केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड को। सेकंड लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या कहता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है प्लेनेट का सन के रिस्पेक्ट में, वो बराबर एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट sweeps equal area in equal time interval। ठीक है, तो अगर ये जैसे सन है, ये प्लैनेट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर है बराबर एरिया स्वीप करता है। मतलब यहां से अगर यहां जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, ये एरिया अगर A1 है, ऐसे यहां से यहां जाने में भी अगर डेल्टा टी टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है, तो ये एरिया भी बराबर आएगा। ठीक है, यहां हम ऐसे भी बोलते हैं dA बाय dt, रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया या चेंज ऑफ एरिया क्या आता है? कांस्टेंट आता है। दिस इज द सेकंड लॉ एंड दिस इज थर्ड लॉ। ठीक है, और ये लॉ जो सेकंड लॉ है, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सेकंड लॉ। और ये एक और चीज इसमें लिख लो, dA बाय dt जो है ये होता किसके बराबर है? L बाय 2m। L इज एंगुलर मोमेंटम, m इज मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसके बाद सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट। तो जैसे प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट्स जो हैं प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करती हैं, और उनके लिए भी सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स ही हम यूज करते हैं। तो जनरली सैटेलाइट्स का जो मोशन होता है वो सर्कुलर टाइप का हम रखते हैं और उस हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? एक तो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिससे सैटेलाइट जो है प्लैनेट के अबाउट घूम रही है। तो मान लो वो वेलोसिटी है v0। अब सैटेलाइट को घुमाने वाला कौन है? घुमाने वाला है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स। तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के कारण जो सैटेलाइट पे फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू आर स्क्वायर। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी mv स्क्वायर बाय आर। यहां से m0 से m0 कट गया तो v आ जाएगा अंडर रूट जी me बाय आर। तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है सैटेलाइट की r रेडियस की, अगर वो ऑर्बिट में घूम रही है तो g मास ऑफ अर्थ या जो भी प्लैनेट है उसका मास डिवाइडेड बाय r। ठीक है, r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और r कहां से डिस्टेंस लेनी है? अर्थ के सेंटर से। कई बार हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस से डिस्टेंस ले लेते हैं, या फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन में सरफेस दी है तो हम उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, या हम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करते हैं और हाइट पूछी होती है तो उसको आंसर दे देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि सेंटर से डिस्टेंस r है। अगर हाइट की बात करेंगे तो वो इस r में से अर्थ के रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वही 2 पाई आर बाय v0। कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो v0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाता है? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय gm। इसको इस तरह से भी याद रखा जाता है। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय gm। तो यहां से भी देख सकते हैं फॉर सैटेलाइट ऑल्सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो
अर्थ से देखने पर हमेशा स्टेशनरी दिखाई देगी, एक फिक्स लोकेशन पे दिखाई देगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स। एक्चुअली वो क्या होती है, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती है और जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ रिवॉल्व करती है उसी एंगुलर स्पीड से वो भी रिवॉल्व करेगी, तभी वो स्टेशनरी दिखाई देगी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स। और अगर हम टाइम पीरियड को 24 आवर्स रख दें, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो आर की वैल्यू आती है सरफेस सेंटर से, एक्चुअली में वो आर जो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आता है। या हाइट की बात करेंगे तो 5.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आता है अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम हाइट को 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं और सेंटर से डिस्टेंस को 7 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। और उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो आती है वो किस ऑर्डर की आती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, कई बार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर यूज किया है वर्ड, तो एक तो टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स होगा और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है अर्थ की वो रफली इस ऑर्डर का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो एनर्जी सैटेलाइट की जो है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अभी जो हमने पहले देखा था कि भाई वी नॉट स्क्वायर कौन घुमा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें जी एम बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है जी एम एम बाय 2 आर। पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस के लिए हमें पता ही डायरेक्टली माइनस जी एम वन एम टू बाय आर होती है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हो जाएगा तो वो माइनस जी एम एम बाय 2 आर आ जाती है। और ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एटॉमिक फिजिक्स में भी लगता है, यहां भी लगता है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देख भी सकते हो दिस इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी सैटेलाइट को देनी पड़े कि वो सैटेलाइट प्लैनेट की फील्ड से बाहर चली जाए। तो बेसिकली जितनी टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव एनर्जी दे दो, मतलब उसका बेसिकली इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, उससे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी जीरो मतलब सैटेलाइट इंफिनिटी पर चली जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी का नेगेटिव जी एम एम बाय 2 आर। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो सैटेलाइट प्लैनेट की फील्ड से बाहर चली जाएगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है बराबर होगी या नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगी। फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्क क्या करना पड़ेगा एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चेंज करने के लिए। सैटेलाइट अगर एक ऑर्बिट में घूम रही है, दूसरी ऑर्बिट में उसको शिफ्ट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली क्या होगा टोटल एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर किसी जैसे R1 रेडियस की ऑर्बिट में घूम रही है, R2 में पहुंचाना है, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट में से एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को माइनस कर देंगे। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी माइनस जी एम एम बाय 2 R2, फर्स्ट की माइनस जी एम एम बाय 2 R1। तो माइनस का साइन हमने मतलब पॉजिटिव आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे R1 वाली टर्म, तो R1 ऐसे लिख सकते हैं जी एम एम बाय 2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अच्छा चलो अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वेटलेसनेस क्या होती है, किसी ने पूछा भी है। देखो वेटलेसनेस क्या होती है, एक्चुअली वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि अर्थ जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है उतना ही उसका एसिलरेशन हो जाए। जैसे अर्थ है, अर्थ के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो ऐसा नहीं अर्थ उस पर फोर्स नहीं लगा रही, अर्थ फोर्स लगा रही है mg उस पर, लेकिन उसका एसिलरेशन भी कितना है g, एसिलेशन जी के बराबर हो गया। इसको वेटलेसनेस बोलते हैं, मतलब हम इफेक्टिव वेट मेजर करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव वेट मेजर करेंगे तो इफेक्टिव वेट क्या होता है नॉर्मल की वैल्यू। तो भाई जैसे एक लिफ्ट अगर नीचे जा रही है जी एसिलरेशन से, इसमें कोई ऑब्जेक्ट अपना वेइंग मशीन पे खड़ा होकर वेट मेजर करेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस पे नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, एसिलेशन जी नीचे है तो एक सूडो फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ f सूडो, वो भी किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर। ठीक है, तो f सूडो और mg आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो। नॉर्मल जीरो मतलब वेटलेसनेस जीरो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ जितना फोर्स लगा रही थी उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही उसका एसिलरेशन था।
अब सैटेलाइट के केस में क्या होता है कि जैसे अर्थ है, एक सैटेलाइट है, अर्थ ऐसा नहीं कि सैटेलाइट फोर्स नहीं लगा रही, अर्थ फोर्स लगा रही है, Gmm/r², r इसकी डिस्टेंस है। अब जितना फोर्स सैटेलाइट पे लग रहा है, तो सैटेलाइट अर्थ की तरफ तो नहीं जा रही, लेकिन सैटेलाइट एक सर्कल और ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये फोर्स जो है Gmm/r², ये इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है mv²/r की फॉर्म में। ठीक है, तो ये m से m कट गया। तो बेसिकली जो ऑर्बिटल स्पीड आएगी वो इसी पे डिपेंड कर रही है, √Gm/r। तो अर्थ जितना फोर्स लगा रही है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट क्या कर रही है, उसका उतना ही एक्सीलरेशन है अर्थ के सेंटर की तरफ। भले वो अर्थ की तरफ जा नहीं रही, लेकिन सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सैटेलाइट हैज द सेम एक्सीलरेशन, ठीक है, जितना उस पर फोर्स लग रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम सैटेलाइट के अंदर कोई भी चीज वेट मेजर करेंगे, जैसे कोई सैटेलाइट के अंदर ही है, अब विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट अगर हम देखें, तो अब सैटेलाइट तो रुकी हुई होगी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ ने फोर्स लगाया, उसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लें m1 मास का, उस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही, Gmm/r², और एक सूडो फोर्स लग जाएगा जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट। एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r, तो v²/r, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहां से, तो m1 Gmm/r², ये आ जाएगा। तो सेम फोर्स जितना अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में देखोगे जो इफेक्टिव नॉर्मल वगैरह आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट में क्या करता है, वेटलेसनेस फील करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि इफेक्टिव जो नॉर्मल की वैल्यू है या इफेक्टिव वेट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है अर्थ सरफेस के नजदीक, तब भी वो वेटलेसनेस फील करेगा, और सैटेलाइट में मूव कर रहा है तो भी वो वेटलेसनेस फील करता है, क्योंकि जितना फोर्स अर्थ उस पर लगा रही है उसके कारण वो एक्सीलरेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जो घूम रहा है उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उतना है। तो दिस इज दी वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट या वेटलेसनेस ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने बताया कि छोटा चैप्टर है और क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, 1 या 2 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं होता दूसरी चीज़ों से। तो अच्छे से करें, और इसको फिर हम प्रैक्टिस क्लास में और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है।